माननीय न्यायाधीश महोदय CGM जसबीर कौर जी हम सबके साथ लाइव हैं इस समय। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैम का कि मैम ने पिछली बार भी हमें समय दिया और इस बार फिर हमारे लिए उन्होंने समय दिया। एक बेहतर इंसान के रूप में मैं बहुत बार जुड़ता हूँ उनसे, बहुत बार बात करता हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, सभी टीचर्स और ABRC से, कि मैम से जुड़ें और प्रोग्राम के लिए मैम हमेशा स्कूल के लिए तैयार रहती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट के बच्चों की जिंदगी के बारे में अगर हम सोचें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय यही हमारे जहन में आता है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच विक्रम जी। क्या सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मैम जी। विक्रम जी, इट इज गुड टू बी बैक अगेन। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। जी जी मैम। तो जैसे विक्रम जी ने बताया, हमारा टॉपिक है रिलेटिंग टू चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज या बच्चों से रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं, और विद स्पेशल एम्फसिस ऑन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो जैसे मैंने पिछली बार भी शुरू किया था इसके रिगार्डिंग, ये बात जब हम करते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, तो ये क्यों जरूरी है कि बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड रिलेटेड सर्विसेज, चाइल्ड रिलेटेड एक्ट्स, चाइल्ड रिलेटेड रेगुलेशंस और रूल्स बनाए जाएं, क्योंकि ये हमारे दुनिया की, वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाले फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों का आज को भी प्रिजर्व किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंस्ट्रूमेंटल तो है ही, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, जुडिशरी की बात हो, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, जो बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट में, चाहे उनका मानसिक शारीरिक डेवलपमेंट हो, अदरवाइज हो, उन सब के लिए कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने भी टाइम टू टाइम बच्चों से रिलेटेड जितनी हमारी जो एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया था, सलील बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2013 में डिसाइड किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे एम्फसाइज किया कि हमारी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स आवर यंग जनरेशन, that we open up all the opportunities including legal services for every child, so that जो बच्चों की पर्सनालिटी है उसको अनफोल्ड कर सके, बच्चों का प्रॉपर एक राइज हो सके, चाहे वो फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, मॉरल है, स्पिरिचुअल है या मेंटल है। तो ये जो केस मैंने अभी बात किया, सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा that it cannot be questioned that children are among the most vulnerable sections in any society. जो बच्चे होते हैं किसी भी समाज का एक बहुत vulnerable part है, बहुत नाजुक हिस्सा है। They represent almost 1/3 of world's population, and unless they are provided with proper opportunities, the opportunity of making them grow into responsible citizens of tomorrow will slip out of the hands of the present generation. अगर हम आज इस चीज को प्रिजर्व ना करें तो शायद वो एक जो अपॉर्चुनिटी है कल को बेहतर बनाने की, वो शायद हाथों से निकल जाएगी। इसलिए जरूरी था कि चाइल्ड रिलेटेड सर्विसेज, चाइल्ड रिलेटेड एक्ट्स, रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली इनैक्ट और एग्जीक्यूट किया जाए। तो एज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करनाल में मैं CGM की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। जैसे मैंने पहले भी इस चीज को बताया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी ये सारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें बच्चों के इससे रिलेटेड कार्यक्रमों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। हम ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, एक्टिविटीज हैं, करते रहते हैं, जिससे बच्चों का प्रॉपर शारीरिक, मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल सब तरह का विकास हो। तो इसमें जब हम बात करते हैं बच्चों के राइट्स की, तो बच्चों के राइट्स क्या क्या है? बच्चों के राइट्स हैं जो हम हर रोज अपने राइट्स की बात करते हैं कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल का राइट है,
तो वही एक राइट है जो कि सबसे पहले और सबसे जरूरी और सबसे ऊपर आता है, राइट टू सर्वाइवल। जैसे हम अडल्ट्स अपने सर्वाइवल राइट्स की बात करते हैं, वैसे भी बच्चों को भी उतने ही राइट्स की, उतने ही अधिकारों की जरूरत है। डेवलपमेंटल राइट्स हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं राइट्स टू एजुकेशन, राइट टू प्ले, लेजर, कल्चरल एक्टिविटीज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। जब हम अपने जो भी हमारे विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम काफी तत्पर रहते हैं, हमेशा बहुत क्लियर रहते हैं हम, कि अगर हमें कोई व्यू पॉइंट या किसी का कोई बात पसंद नहीं आती तो हम पुट फॉरवर्ड करते हैं हमारा ओपिनियन। तो ऐसे ही यही डेवलपमेंटल राइट्स बच्चों को भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो प्रदान करते हैं कि बच्चों के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उनको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति का एक मौका मिले, उनको अपनी एजुकेशन का मौका मिले, उनको खेलने कूदने का मौका मिले, उनको अपनी थॉट्स को दुनिया के सामने, बड़ों के सामने, अडल्ट्स के सामने रखने का मौका मिले। तीसरी बात हम करें तो प्रोटेक्शन राइट्स, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि जो बच्चे हैं वो बहुत वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चों के राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें। तो इसमें उनके प्रोटेक्शन राइट्स को इंश्योर राइट्स में आते हैं टू इंश्योर दैट वी सेफगार्ड ऑल फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ अब्यूज, निग्लेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन। कुछ बच्चे जो हमारे पास आते हैं, जो रिफ्यूजी होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनको अपनी शरण में लेना एज एडमिनिस्ट्रेशन और एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी ऑल्सो। पार्टिसिपेटरी राइट्स, बच्चों को हर एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल के इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं या अदरवाइज किसी इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, वहां पे बच्चों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्रदान किया गया है हमारे संविधान की तरफ से। तो जो हम अगर संवैधानिक बच्चों के अधिकारों की बात करें तो वो आर्टिकल 22 से शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दैट फ्री लीगल एड सर्विसेज बी मेड अवेलेबल टू एवरी जुवेनाइल। जब हम जुवेनाइल की बात करते हैं तो वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिन्होंने कोई दुर्भाग्यवश कोई उनसे कोई ऑफेंस में वो इन्वॉल्व हो गए हैं, उनसे कुछ ऐसी काम उन्होंने कर दिया है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो उनको हम जुवेनाइल कहते हैं। तो आर्टिकल 22 में ये प्रोवाइड किया गया है दैट ये एक हमारी मैंडेटरी ड्यूटी है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की कि जितने भी ये जुवेनाइल्स हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री लीगल सर्विसेज हम प्रोवाइड करें। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। यही मौलिक अधिकार बच्चों के राइट्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे फिर वो बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हो, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों की कंपल्सरी एजुकेशन है, जो कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड की जाती है। आर्टिकल 21A की मैं बात कर रही हूँ, विच प्रोवाइड्स for free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state में, हर एक स्टेट अपने राज्य के बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंगली वो लॉज बनाए, और ये जरूरी है हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चों का जो एक विकास होने की शुरुआत है वो उनकी पढ़ाई को लेके वो शुरुआत हो। बाकी आर्टिकल 23 है जो कि डील करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर्स। जैसे हम देखते हैं, हम नॉर्मली कहीं पे भी बाहर आते जाते हैं तो हमें सड़कों पे, ट्रैफिक लाइट्स पे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों के ऊपर फोर्स्ड लेबर, जो कि उनको एक श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके ऊपर एक फोर्स्ड है, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Article 24 provides that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment. ये बात हमारे चाइल्ड लेबर रिलेटेड लॉज की भी आ जाती है। आर्टिकल 24 जो है, संविधान की धारा 24 जो है, वो एक्सप्रेसली इस चीज को प्रोहिबिट करती है कि जो भी बच्चा 14 साल या
कम उम्र का है उसको किसी भी हजार्डस फैक्ट्री या माइन में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे की जान को खतरा है उसमें उसको एम्प्लॉय ना किया जाए। वैसे ही जब हम इनकी बाकी लेजिस्लेशंस की बात करते हैं तो इसमें गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट एक हमारा आता है, जिसमें जो बच्चे अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज उनके गार्डियंस नहीं हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है, उनको क्या प्रोवाइड करना है, तो हमारा जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का है वो इन प्रोविजंस को डील करता है। दूसरा एक्ट जो बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट है, जिसके बारे में मैं विस्तार में अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तीसरा जो बच्चों के लिए है वो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उनका जो लिंग पता करने प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स जो एक एक्ट है वो इसलिए इसको पारित करना पड़ा हमारी लेजिस्लेशन को, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ये हम आप और हम इस चीज से तो अग्री करते हैं कि जहाँ पे शायद कुछ समय पहले तक या अभी भी कुछ एक जगहों पे एरियाज में लड़कों को लड़कियों के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट 1994 में पास किया गया। अगला जो एक्ट है वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2000 का, जो कि अमेंडमेंट उसका 2015 में किया गया निर्भया केस के बाद, जिसमें बच्चों से रिलेटेड जितनी भी केस से रिलेटेड जो ट्रायल है, जब हम बच्चों के केस से जुवेनाइल, जैसे मैंने पहले बताया, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जो कि who have come in conflict with law for any reason, चाहे वो घर वालों की मजबूरी से आ गए हैं, उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाई है, किसी के साथ लग के उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो जब हम उनके केसेस को डील करते हैं तो उसको केस और उसको ट्रायल ना कह के उसको इंक्वायरी कहा जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है कि जब भी उस बच्चे की इंक्वायरी के ऊपर प्रोसीड अपॉन किया जा रहा है तो उसका एटमोस्ट वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उसके साथ उस हिसाब से पेश आना है, ताकि एक तो ये पता लगे कि उस बच्चे ने अगर ऐसा काम किया है तो वो किन परिस्थितियों में किया गया, और दूसरी बात अगर ये साबित हो गया है कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया ही है, तो भी बजाय उसके कि उसको सजा दी जाए, हम जो है कि हम उसके इम्प्रूवमेंट के लिए या आगे उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या करें, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो बच्चों के वेलफेयर रिहेबिलिटेशन को भी डील करता है। दूसरा है बात करें हम दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 है, दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, जो कि बच्चों की, जो हम सभी जानते हैं कि जो बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं और जो लड़के 21 साल की कम उम्र की एज के हैं, उनकी चाइल्ड मैरिज, उनकी जो शादी है वो लीगली तौर पर प्रोहिबिटेड है, उसके लिए द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में पारित किया गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो हम आर्टिकल 21A की हमने अभी बात की, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए जब हमारी लेजिस्लेशन ने और हमारी गवर्नमेंट ने ये फील किया कि ये आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल लिखने के बाद भी बच्चों को वो सुविधाएं और वो फ्री एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी 2009 में पास किया गया। The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, जिसको हम पॉक्सो आम लैंग्वेज में कहते हैं, जो भी बच्चे हैं जो विक्टिम्स हैं, जो शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार होते हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे फिर वो लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में पारित किया गया। तो अब हमारा जो एम्फसिस है दैट इज अपॉन द चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसका पर्पस क्या था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को पास करने का? इसका पर्पस था टू बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन those who have not completed their 14 years in specified occupations and processes।
ये बात जब हमने पिछली बार इंटरेक्शन हो रहा था तभी भी हमने कही कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे शायद सब बच्चे उतने ब्लेस्ड नहीं हैं कि उनको प्रॉपर खाने पीने की सुविधाएं, प्रॉपर पढ़ने की सुविधाएं, प्रॉपर रहने की सुविधाएं मिले। तो इसलिए ये जरूरी था कि उन ऑक्यूपेशंस को रेगुलेट किया जाए जहाँ पे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट एक जगह ये करने से रोके तो हो सकता है उसकी वजह से कई घरों की लाइवलीहुड, कई घरों की एवरीवन मैम अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। टेक्निकल डिस्टर्बेंस से पहले हम बात कर रहे थे कि ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को क्यों पास किया गया। तो ये हमारी संसद ने पास किया 23 दिसंबर 1986 को। इसमें सबसे पहले जरूरी था कि जो चाइल्ड हम बात कर रहे हैं चाइल्ड, तो उसको डिफाइन किया जाए कि चाइल्ड है क्या। तो हर वो बच्चा जिसने अपने 14 साल की उम्र को कंप्लीट नहीं किया है उसको एज चाइल्ड ट्रीट किया जाता है अंडर दिस एक्ट। और ये सेक्शन 2 ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 जो है एक्ट का, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट का है, वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। इस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है कि कुछ एक ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ एक ऐसे प्रोसेसेस हैं जहां पे जिनको कि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिया जाता है। तो वहां पे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स जो बच्चे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है। क्योंकि ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो पहले क्या देखा जाता था कि जब भी कभी ऐसी जगहों पे एम्प्लॉयमेंट की बात आती है जहां ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, जहां ज्यादा घंटे काम करने की जरूरत है, जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बेशक वो किसी की लाइफ को रिस्क में करते हो, वहां पे बच्चों को एम्प्लॉय कर दिया जाता था। क्योंकि बच्चे जो है ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। तो जब इन चीजों की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी तब इस एक्ट को पास किया गया, जिसमें सेक्शन 3 में भी प्रोवाइड किया गया है कि कुछ एक ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस ऐसे हैं जहां बच्चों की एम्प्लॉयमेंट, 14 साल से कम उम्र के बच्चों की एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो ये जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो प्रोवाइड किए गए हैं इन सेक्शंस में। और जिसमें कि मेनली अगर हम बात करें तो वो कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज, कोई भी माइन रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, एक्सप्लोसिव रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जहां पे बारूद और उनसे एम्यूनिशन वर्क किया जाता है, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, या फिर बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पे की बहुत लंबी सिटिंग होती है और जहां पे की हेल्थ का ज्यादा रिस्क रहता है बच्चों का, वहां पे बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट किया गया है। तो इसके लिए कुछ एक प्रोविजंस बनाई गई हैं सरकार के द्वारा। इसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि ये जो मैंने अभी ऑक्यूपेशंस आपको बताए, इसके अलावा अगर बच्चों को कभी काम करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे वर्क रिलेटेड कंडीशंस या रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए। जितने भी रिस्की और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स हैं इनको छोड़ के अगर किसी बच्चे को काम करने की फिर भी जरूरत पड़ जाती है तो उससे रिलेटेड कार्यों को सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी बच्चा जो है वो सिर्फ एक दिन में 6 घंटे के लिए काम करेगा और हर 3 घंटे के बाद अगर एक बच्चे ने 3 घंटे तक काम कर लिया है तो उसको एक आधे घंटे का उसको एक पूरे घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य है, इंटरवल देना अनिवार्य है। जब हम बच्चे के 6 घंटे काम के गिने तब जिस टाइम उस बच्चे को सुबह बुलाया गया है या दोपहर बुलाया गया है, तो जिस बजे उस बच्चे का रिपोर्टिंग टाइम है, चाहे वो 8 बजे है 10 बजे है, तो वो 6 घंटे उस टाइम से शुरू हो जाते हैं। कोई भी एम्प्लॉयर को ये परमिशन नहीं दी गई है कि वो किसी बच्चे को सुबह 9 बजे बुला लें और 11 बजे शुरू करवाएं और ये कहें कि हमने 11 बजे से इसका 6 घंटे हम काउंट करेंगे। तो उस बच्चे का वो वेटिंग पीरियड, अगर वो 9 बजे उसका काम शुरू नहीं करवाया गया है और 10 बजे करवा दिया गया है, तो उसका बच्चे का 9 से 11 का भी पीरियड जो है उसको उसके वर्क पीरियड में 6 घंटे के पीरियड में काउंट किया जाता है। तो इसमें ये भी प्रोवाइड किया गया है कि जब बच्चों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में लगा रहे हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो प्लेस है वो क्लीन है,
वहां पे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपर है, कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, टेम्परेचर उसका ठीक हो, डस्ट और फ्यूम से रहित कमरा हो, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन हो, लाइटनिंग वहां प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज होनी चाहिए, लैट्रिन्स और यूरिनल्स वहां पे बने होने चाहिए, स्पिटून्स होने चाहिए, वहां पे जो है किसी मशीनरी के पास किसी बच्चे को एम्प्लॉयमेंट को काम नहीं करवाना है, बच्चों की आईज की प्रोटेक्शन, बच्चों को जो है उस बिल्डिंग की प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए, बच्चों को जो है सेल्फ कुछ एक ऐसी मशीन्स है जहाँ पे जो कि सेल्फ एक्टिंग मशीन्स जिनको कहा जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली चलती हैं, उसके आसपास ना दिया जाए, जहाँ पे इस तरह की सारी सुविधाएं को चेक किया जाता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए ये भी जरूरी है कि जब किसी ने एक बच्चे को एम्प्लॉय किया है तो उस एम्प्लॉयर को एक नोटिस देना होता है, लेबर इंस्पेक्टर को सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली उसको सब बताना होता है कि ये बच्चा इस दिन मेरे पास काम करना शुरू हो गया है और मैंने जो है चाइल्ड लेबर एक्ट के अंडर जितनी भी प्रोविजंस प्रोवाइड की गई है मैं उनकी पालना कर रहा हूँ। और ये एक रिटन नोटिस जो है वो देना कानूनी रूप से जरूरी है, क्योंकि अगर ये पता लग जाता है कि उस चीज को नहीं प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है तो उसको लेके पेनल्टीज भी हैं। तो अगर हम पेनल्टीज की बात करें तो सेक्शन 14 में ये पेनल्टीज जो है चाइल्ड लेबर एक्ट के सेक्शन 14 में प्रोवाइड की गई है, जहां पे प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है सेक्शन 3 के की प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उसको कम से कम 3 महीने की सजा है जो कि 1 साल तक बढ़ सकती है, और कम से कम फाइन जो है वो 10,000 है जिसको 20,000 तक बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रोविजन में जो भी एम्प्लॉयर पहली बार अगर ये पाया जाता है कि उसने ऐसे किसी लॉ को वायलेट किया है तो उसको जो कम से कम सजा है कि उसको 3 महीने की सजा तो होनी ही होनी है। अगर उसका जो ऑफेंस है वो प्रूव हो गया है वो 3 साल की सजा 3 महीने की सजा बढ़ के 1 साल तक की भी हो सकती है, वो उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करता है। उसके इन एडिशन टू दिस 10,000 के रुपए की पेनल्टी का प्रोविजन है, और जो कि कम से कम है 10,000 तो होना ही होना है, जो कि उसको बढ़ा के 20,000 तक किया जा सकता है। और अगर कोई एम्प्लॉयर सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम पाया जाता है कि वो फिर भी दोबारा एक बार ऑफेंस कमिट करने के बाद दोबारा चाइल्ड लेबर एक्ट की प्रोविजंस को वायलेट करता है तो ऐसे टाइम में जो जो ये 3 महीने का समय है इसका इम्प्रिजनमेंट का वो बढ़ के 6 महीने हो जाता है, कम से कम 6 महीने हो जाएगा अगर वो दूसरी बार ऑफेंस कमिट कर रहा है, जो कि हम 2 साल तक उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो चीजें हैं जिसको हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ इसकी बात करके खत्म कर दें कि चाइल्ड लेबर एक्ट है जो सरकार ने तो उसको इनाक्ट कर दिया है, लेजिस्लेशन ने तो उसको कर ही दिया है। ये हमारे ऊपर भी बात आती है कि हम अपने आसपास कुछ ऐसी अगर किसी बच्चे को इस तरह के कार्य में लगा हुआ देखते हैं तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम उसको इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे इसकी मदद करने की। तो हो सकता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो झगड़ा करने लग जाए, या हो सकता है इस बच्चे के घर की कंडीशंस ऐसी हैं। पर ये जरूरी बहुत है कि एक जो बच्चा है जिसको प्रॉपर राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू प्ले, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू पार्टिसिपेट, जिन हम बच्चों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ना रह जाए, वो सिर्फ वो बच्चों तक ना रह जाए जिनके माँ बाप प्रॉपर अर्न कर सकते हैं, अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं ऐसी फैसिलिटीज। ये इन सब बच्चों की भी हमने पर्टिकुलरली इन सब बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि बहुत दूर है इन सुविधाओं से, जिनको अपने मौलिक अधिकार, जिनको अपने ह्यूमन राइट्स नहीं था। तो इस सब में जो हमारी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी वो ज्यादा बढ़ जाती है कि चाइल्ड लेबर जहां भी होता हुआ दिखे उसके खिलाफ आवाज उठाएं। स्कूल्स में जैसे हम देख रहे हैं, स्कूल्स में बच्चों को इससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में अवेयर कराएं, ताकि अगर बच्चे आसपास किसी ऐसी चीज को होता हुआ देखते हैं तो पहला तो उनके साथ कुछ ऐसा ना हो, उनके राइट्स को कोई वायलेट ना कर सके। दूसरा, जब उनको किसी के साथ ऐसा होता हो दिखा है तो कम से कम वो उसको उसके अगेंस्ट किसी बड़े को बता सके, सो दैट उस बच्चे की प्रॉपर और समय से सहायता भी की जा सके। तो मेरे ख्याल से यही जो है मैं आज बताना चाह रही थी आपको।
जी विक्रम जी, क्या? मैम मेरा एक सवाल ये था कि किसी भी हरासमेंट के लिए, लीगल प्रॉब्लम्स के लिए परिवार की आय कितनी हो कि वो आपसे लीगल सहायता ले सके? देखिए, इसमें जब हम परिवार की सहायता की बात करते हैं विक्रम जी, इसमें जो बच्चे हैं इनकी हम आय की बात कहीं आती ही नहीं है। जितने भी बच्चों, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, अगर उनको किसी भी लीगल सहायता की जरूरत है तो उनकी आय नहीं गिनी जाती। बच्चे जो है वो फ्री ऑफ, उनको सारी की सारी लीगल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। पेरेंट्स और इनकम अगर काउंट नहीं होती, पेरेंट्स इनकम जी, काउंट नहीं होती। उसमें पेरेंट्स की इनकम काउंट नहीं होती है जब हम बच्चे की बात करते हैं। ये इनकम की बात कब आती है कि कोई 18 साल की उम्र के ऊपर का लड़का है, मेल है। अगर जी फीमेल में तो चाहे वो मेजर है या माइनर है, ये थ्रू आउट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। जब हम फीमेल की बात करते हैं, चाहे वो बच्ची है चाहे वो अडल्ट है, तो उनको तो ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेल है जो 18 साल से ऊपर का है, तो उसकी आय, सालाना आय, एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए ये प्रोविजन नहीं है, बच्चों को ये सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी मैम, कोई और सवाल किस जी, साथी का है? हाथ उठाए, हम सवाल ले लेंगे। कि साथी कोई सवाल? सर अनम्यूट कर दीजिए। किसी साथी का कोई सवाल अगर है तो बोलिए। हम्म? जी बोलिए सर। नमस्कार मैडम। मैम आप उनकी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अपना सवाल बोलिए। मैडम, मेरा कुछ सवाल भी था, कुछ बात भी पूछनी थी। कई बार सोसाइटी में हम ऐसा देखते हैं कि जैसे कुछ गार्बेज पिकर हैं, बच्चे कूड़ा करकट उठा रहे हैं या कहीं बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो ज्यादातर हमारी टीचर को छोड़ के बाकी कम्युनिटी इस चीज से डरती कि हम क्यों इस झंझट में पड़े, वो हमको बोलेंगे, हमसे लड़ेंगे। तो क्या कुछ ऐसी सोसाइटी या ऐसे फोन नंबर कि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके इस तरह की कंप्लेंट दे सकें, ताकि उन बच्चों का भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए और जो कंप्लेनर है वो भी इन चीजों से थोड़ा सा बच जाए? जी देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। कभी कभी तो हम सड़कों पे लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पे, अदरवाइज हॉस्पिटल्स या मंदिरों के बाहर बच्चों को देखते हैं, तो नॉर्मली हमें शायद कभी कभी देख के पता लग जाता है कि शायद ये बच्चा यहाँ बिलोंग नहीं करता है, इसको कहीं और से लाया गया है। तो ऐसी हालत में या तो आप डायरेक्टली इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ना आप इसको अनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के की जो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास भी आप फोन करके या अदरवाइज भी किसी और तरीके से भी इसको बता सकते हैं। उसके बारे में वेरीफाई करके कंसर्न अथॉरिटीज को फिर हम बताएंगे। अगर अदरवाइज आपको इस चीज के लिए श्योरिटी है कि वो बच्चा एक्सप्लॉइटेड है, उस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है और उस बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती की गई है, तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम एंड रिपोर्ट दिस मैटर टू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। क्योंकि इसके रिगार्डिंग फिर प्रॉपर एक एप्लीकेशन के फॉर्म में वी विल फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न अथॉरिटी, जिससे बात करके उसको वेरीफाई करके उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि जब मैंने इसकी बात की, मैं अब आपकी बात से मुझे याद आया कि एक पॉइंट में मिस कर गई हूँ, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। जहां पे भी ऐसे बच्चों के बारे में हमें पता लगता है, या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को अगर आपको सीधा अगर किसी को बताना है, तो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी सीधे सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमने एक ऐसा बच्चा यहाँ पे हमें पता लगा है जो कि जरूरत है उसको सहायता या रेस्क्यू करने की। तो सबसे पहले जो है CWC ही इन एक्शन आती है, वो उस बच्चे को खुद जाके रेस्क्यू करते हैं, फिर उस बच्चे की रहने खाने की सुविधा प्रोवाइड उसको कराते हैं। उसके बाद जो भी उसको लीगल केयर चाहिए, लीगल चाहिए, कोई अदरवाइज कोई उस बच्चे को मेडिकल हेल्प चाहिए या कोई भी किसी भी तरह की सुविधा उस बच्चे को चाहिए, वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए आइदर आप DLSC के पास आए या फिर आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से इस रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राजेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल पूछ लीजिए, अंतिम कुछ मिनट बचे हैं हमारे पास। राजेंद्र जी, हेलो राजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ एक क्वेश्चन है जी।
साइड में है, जब हम स्कूल में बच्चों से काम कराते हैं क्या वो भी चाइल्ड लेबर में? मैम एक सवाल यहाँ चैट बॉक्स पे आया है, जब हम स्कूल में बच्चों से काम करवाते हैं क्या वो चाइल्ड लेबर में आता है? किस तरह के काम की बात कर रहे हैं? श्रमदान, जैसे सफाई में बच्चे हेल्प करते अगर हम हैं जी। श्रमदान तो वैसे ही जब हम श्रमदान कराते हैं तो वो बच्चों में एक तरह से इस भावना को इनकलकेट करने के लिए बनाते हैं कि एक श्रमदान करना जरूरी होता है फॉर दी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। बच्चों में काम करने की भावना को उत्पन्न करने के लिए कराया जाता है। श्रमदान कैन नॉट बी इक्वेटेड विद लेबर। इसको हम लेबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, चाहे फिर वो स्कूल की ब्यूटिफिकेशन की बात हो। बच्चों में जब तक ये वैल्यूज या बच्चों को जब तक इनके बारे में ये वाली उनको बताएंगे नहीं, ये वाली सर्विसेज उनमें इनकलकेट नहीं करेंगे, वो आगे जाके सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो इनको हम चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज में काउंट नहीं कर सकते। जी कोई और साथी? अंतिम सवाल है बस ये, अंतिम सवाल किसका है जी? है सतीश जी, बोलिए। सतीश सर आपकी आवाज मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? सतीश जी अपना सवाल, अंतिम सवाल लेंगे सेशन का हम ये। सतीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करके बोलिए अपने माइक को आप। जी सतीश जी बोलिए। सतीश जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। माननीय न्यायाधीश महोदय आपके लिए उपलब्ध है सवाल का जवाब देने के लिए। हेलो। हाँ सतीश जी बोलिए। सर मैं अतुल कपूर बोल रहा हूँ। मैं एक और जी। क्वेश्चन लेना चाह रहा था मैडम से। जी बोलिए सर। मैडम कई बार ऐसा होता है कि हम कई बच्चों को काउंसिल करते हैं कि भाई वो छोटे बच्चे हैं, वो ये काम ना करें, लेकिन वो अपने उस काम में इतना यूज टू हो जाते हैं कि उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। तो इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं कई बार उनको काउंसिल करता हूँ कि आप इस काम को छोड़ दें, आप स्कूल में एडमिशन लें, तो लेकिन वो इतने उस काम में मग्न हो जाते हैं, कहने का मतलब कि यूज टू हो जाते हैं कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। जी, तो ये देखिए, ये शायद सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये शायद एक कन्वीनियंस की बात हो जाती है कि जब कभी भी बच्चे इस तरह के किसी भी, चाहे आप किस तरह के कार्य की बात कर रहे हैं कि बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं, वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट उनको लगने लग जाती है, वो ये उम्र इतनी वल्नरेबल है कि ये सिर्फ वही बच्चे हैं जिनको घर से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिनका ज्यादा प्रॉपर खाने पीने का, रहने का, कपड़े पहनने का, अदरवाइज जो सुविधाएं हमको प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो उनको ये लगता है कि हमने एक बार कमाई शुरू कर दी तो कम से कम वो फाइनेंशियली अपने आप को वो इंडिपेंडेंट समझना शुरू कर देते हैं, जो कि वो एक्चुअली है नहीं उस टाइम, क्योंकि ये एज ऐसी है कि उनको नहीं समझ में आता। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि वो उसकी काउंसलिंग एक बार ना की जाए इस तरीके। इसका तो सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि उस बच्चे को काउंसलिंग जो है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाए। उसको कई बार हम फिर बच्चों को ना इंसेंटिव देने की भी कोशिश करते हैं कि अगर एक बच्चा इस तरह का कोई हम उसको बोले कि चलो आप स्कूल में अपना एडमिशन कराओ, ये करेंगे तो हम आपको ऐसी कोई सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको आगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो किताबें देंगे, हम आपको आपकी पढ़ाई जारी रखने में आपको मदद करेंगे, घर वालों से आपसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये बच्चे होते हैं इनका सिर्फ इनका नहीं होता, इनके ऊपर घर वालों भी बहुत प्रेशर होता है। तो एक बार काउंसलिंग के बाद कभी भी ज्यादातर सफलता मिलती है नहीं। इनका एक तरीका ये है कि इनकी प्रॉपर पीरियोडिकल जो है काउंसलिंग है ऑन रेगुलर इंटरवल्स होती रहे। रेगुलर इंटरवल्स के बाद ये बच्चे कुछ प्रॉपर कर पाए तो ही कोई फायदा है काउंसलिंग का। अदरवाइज तो देखिए फिर हमें भी पता है कोशिश बहुत की जाती है, पर ये कोशिश जारी रखनी बहुत जरूरी है। जी विक्रम जी। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच विक्रम जी, इट्स बीन अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया।